नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता की ओर में। मैं विवेक आत्रे आज एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, वो पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकार भारत ने यानी हमारे संविधान में कहाँ से लिए? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए। दूसरा, आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले संविधान जो लिखा गया यूएसए में, यूएसए का संविधान बना 1789 में। उस समय बिल ऑफ राइट्स लाया गया और ये वास्तव में वहाँ के मौलिक अधिकार थे। तो सबसे पहले विश्व में मौलिक अधिकार देने वाला देश कौन सा है? यूएसए, अमेरिका। इससे पहले क्योंकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, अलिखित, तो वहां के संविधान में 1615 में मैग्ना कार्टा बिल लाया गया। यह भी वास्तव में मौलिक अधिकारों से ही रिलेटेड था। तो इसी को देखते हुए भारत के संविधान के भाग 3 को, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार हैं, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। HSSC, SSC में बहुत बार क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसमें मूल रूप से हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। फंडामेंटल राइट्स उस समय 7 दिए गए। उनमें एक बार वर्णन देख लेते हैं उनका। पहला, समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तेईस और 24 में, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके पश्चात धर्म निरपेक्षता का अधिकार। यह अधिकार 25 से 28 तक। पांचवा अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। उनतीस और 30 में
छठा अधिकार संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में आर्टिकल 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटा करके संविधान के भाग 12 में 300A के तहत जोड़ दिया गया। इसका रीज़न था जो संपत्ति, सबसे पहले क्या था, प्रत्येक इंसान को अपनी संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार था, कोई भी उससे उसकी संपत्ति छीन नहीं सकता था। लेकिन सरकार के सामने अनेक चुनौतियां आई, जैसे सरकार को कहीं से नेशनल हाईवे लेके जाना था या कोई और सरकार की कोई योजना के अनुसार कुछ हॉस्पिटल वगैरह बनाने थे, तो लोग अपनी संपत्ति देने से मना कर रहे थे। तो इस कारण इस अधिकार को ख़त्म करके 301 के तहत सामान्य अधिकार है, अभी भी संपत्ति पर हमारा रहता है, लेकिन इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद 7वां जो मूल संविधान में था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, इसके अकॉर्डिंग ये जो ऊपर वाले, अभी वर्तमान में ये नहीं है, ऊपर वाले 5 जो अधिकार हैं, अगर इनका हनन होता है या आपको ये अधिकार ना दिए जाते हैं तो आप सीधा संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के अनुसार इन दोनों को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी संविधान की आत्मा। एसएससी में बहुत बार ये प्रश्न आता है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32। अभी हम एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी पढ़ लेते हैं इनका महत्व। भारत के जो सिटीजन हैं और जो कुछ अदर पर्सन्स हैं, बाहर वाले विदेशी, देखिए भारतीय संविधान में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को पूर्ण रूप से नहीं दिए गए हैं, जैसे वो जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं। आर्टिकल 15 अभी हम पढ़ेंगे। 15 के तहत आरक्षण जिसमें आता है, शिक्षा के लिए आरक्षण आता है, या लिंग, धर्म, जाति, रूप, रंग रूप के आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हो। ये सब चीज़ें आर्टिकल 15 के अनुसार। आर्टिकल 16 किसी भी सरकारी योजना के तहत आपको समान अवसर दिया जाएगा नौकरी करने का या नौकरी पाने का। आर्टिकल 16 ये विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, केवल भारतीयों को दिए गए हैं। इस प्रकार से आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी जाना, कहीं भी अपने विचार व्यक्त करना, कहीं भी रहना, ये सब अधिकार केवल भारतीय लोगों को हैं। बाकी वो तो है ही हैं, जितने भी 6 के 6 मौलिक अधिकारों के अंदर आएंगे वो तो है ही हैं, लेकिन अदर पर्सन्स को जो हैं आर्टिकल 17 उनसे भी छुआछूत नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 कानून के सामने समानता, यानी कि कानून अगर उनको पकड़ा जाता है तो उनको बचाव का अधिकार है। ये सब चीज़ें 20 में। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। इसी प्रकार से आगे 22, 23, 24, 25 और ऐसे करके 28 तक किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार वगैरह, ये सब अधिकार विदेशियों को दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं। आर्टिकल 15, 16, 19 अभी इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय संविधान द्वारा। एक पिछली वीडियो में आर्टिकल 11 रह गया था। आर्टिकल 11
आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित थे। उसका आर्टिकल 11 रह गया था, 10 तक हमने पढ़े थे। आर्टिकल 11 के अनुसार संसद नागरिकता से संबंधित किसी भी अनुच्छेद में बदलाव कर सकती है, किसी भी आर्टिकल में बदलाव कर सकती है। अभी शुरू करते हैं हम जो आज हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। आर्टिकल सबसे पहले 12। आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन की गई है। स्टेट डिफाइन की गई है। इसके तहत कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट पर्सन, सरकारी नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी आपके साथ ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। पहले में बताया गया है कोई भी प्राइवेट पर्सन या कंपनी जो गवर्नमेंट का, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, या गवर्नमेंट का कोई काम कर रही हो, तो उस दौरान वो भी आपके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। इन दोनों ही सिचुएशन में अगर कोई ऐसा करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनके खिलाफ जा सकते हैं। यह आर्टिकल 12 था। दोबारा समझेंगे। इसमें स्टेट डिफाइन की गई है। स्टेट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट पर्सन है, सोसाइटी है या संसद है, पंचायत है, तो इनमें से कोई भी ऐसा कोई कार्य करे जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। वैसे ही प्राइवेट कोई कंपनी है या कोई पर्सन है जो गवर्नमेंट का काम कर रहा हो, तो अगर वो आपके साथ ऐसा कोई कार्य कर रहे जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के तहत संसद या राज्य की विधानसभाएं या राज्यपाल, राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश सुना दे या ऐसा कोई आदेश लागू कर दे जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो आर्टिकल 13 के अनुसार वो अध्यादेश नल एंड वॉइड की कैटेगरी के अंदर आएगा या जीरो माना जाएगा। मतलब इसके तहत कोई भी संसद या विधानसभा अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो अध्यादेश तुरंत रद्द हो जाएगा। उसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों के अंदर चेंजेज कर सकती है। मौलिक अधिकार को चेंज कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई अध्यादेश पारित नहीं कर सकती जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। और मौलिक अधिकारों में चेंजेज भी कैसे करेगी? केशवानंद भारती केस था एक, केशवानंद भारती केस, (1973) इसके तहत संसद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचे में मतलब धर्मनिरपेक्षता है, समानता के जितने अधिकार हैं उनके अंदर चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आर्टिकल्स के अंदर बाकी चेंजेस कर सकती है। तो मूल ढांचे के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती। अब पढ़ते हैं अपना पहला अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। सबसे पहला,
14 कानून के सामने समानता। या विधि के समक्ष समानता। इसके तहत कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है, कानून सबके लिए एक जैसा है। इसका देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने लिया ब्रिटेन से, मतलब कानून के सामने समानता। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन, यानी अगर आपको कोई आप पर कोई केस चलता है तो बचाव के उपाय, ये भी विधि के सामने संरक्षण, ये आपने यूएसए से लिया है। देखिए, कानून के सामने समानता हमने लिया ब्रिटेन से, लेकिन कानून से बचने के उपाय ये हमने लिए हैं यूएसए से। और इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या है? पहला, आपको क्राइम सोचने की सजा नहीं है, क्राइम सोचने की सजा नहीं है, क्राइम करने की सजा है। यानी आप क्राइम करने की सोच रहे हैं तो आपको सजा कोई नहीं दे सकता, लेकिन क्राइम करने की या क्राइम में किसी का साथ देने की सजा मिल सकती है। दूसरा, कानून सबके लिए समान है। कोई आईएएस अधिकारी है या सामान्य व्यक्ति है तो सबके लिए कानून समान। ये बातें आर्टिकल 14 के अनुसार कही गई हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, यानी कुछ कंडीशंस में यह अधिकार लागू नहीं होता। जैसे आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल पर पद पर रहते हुए, मतलब अगर वो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, पद पर रहते हुए कोई भी क्राइम केस नहीं कर सकते। आर्टिकल 361 के तहत अगर कुछ ऐसा होता भी है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को 2 माह पहले सूचना देनी पड़ती है इस चीज की, पहले नोटिस। अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद, मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर आर्टिकल 14 लागू नहीं है। वैसे तो कानून सबके लिए समान है। अब अगर नॉर्मल व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे ही आर्टिकल 361A, इसमें संसद या विधानसभा की कोई भी कार्यवाही हुई है या उसमें कोई बात हुई है तो उस पर कोर्ट केस नहीं चलाया जा सकता। तीसरा, आर्टिकल 105 के तहत आर्टिकल 105 के तहत कोई भी सांसद संसद के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर कुछ भी बोलता है, कैसी भी भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी संसद के अंदर कोई भी सांसद कुछ भी बोले
तो उस पर कोर्ट केस नहीं हो सकता। और कोर्ट संसद के अंदर बैठे हुए किसी भी सांसद के खिलाफ समन नहीं भेज सकती। यानी अगर संसद लगी हुई है और वहां कोई एमपी बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ कोर्ट समन नहीं भेज सकती। वो समन पहले लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष को जाएगा और अध्यक्ष फैसला करेगा कि आगे क्या करना है। इसी प्रकार आर्टिकल 194, जिस प्रकार से आर्टिकल 105 एमपीज पर लागू था, ऐसे ही आर्टिकल 194 एमएलएज पर। हर एक राज्य की विधानसभा के अंदर एमएलएज को ही जो वो विधानसभा में कुछ भी बोलते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती और उसी प्रकार कोर्ट उनको समन नहीं भेज सकती। अब समानता के अधिकार में अगला पढ़ते हैं हम आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अनुसार आपके साथ कोई भी लिंग, जाति, धर्म, रंग, रूप, जन्म स्थान, नस्ल इत्यादि के बेस पर भेदभाव नहीं कर सकता। आधार पर भेदभाव नहीं। ये 15 का भाग 1 बोलता है। 15 के भाग 2 के अनुसार, 15 भाग 2 इसके अनुसार आप किसी भी होटल में, स्कूल में, हॉस्पिटल में इत्यादि स्थानों पर बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के घूम सकते हैं या आ जा सकते हैं। इन ऊपर वाली चीज़ों के आधार पर इन स्थानों पर जाते हुए आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15(3), 15वें के तीसरे भाग में सार्वजनिक स्थान जैसे कुएं, तालाब, रोड इत्यादि पर आप बिना किसी भेदभाव के घूम सकते हैं। वहां पर भी ऊपर लिखी हुई किसी भी बात के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 4, यहां से कुछ अपवाद शुरू होते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिंग, जाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 4 में महिलाओं और बच्चों को आरक्षण का प्रावधान है। यानी उनको आरक्षण दिया जा सकता है। शिक्षा के आधार पर भी कहीं एडमिशन लेते हुए लड़कियों को आरक्षण मिलता है। ऐसे ही कहीं हम रेलवे लाइन इत्यादि में जब टिकट वगैरह खरीदते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ महिलाओं की अलग लाइन बनाई जाती है, तो वो महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण के प्रावधान के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 15 भाग 5, इसमें SC ST के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। लेकिन अभी शिक्षा के मामले में कहीं एडमिशन लेना है तो उसके तहत 15(5) के तहत आएगा। जब बात आएगी नौकरी की तो नौकरी का हम पढ़ेंगे 16 के अंदर, आर्टिकल 16 के अंदर। अभी आर्टिकल 15 के 5 के अंदर केवल शिक्षा से रिलेटेड बात है। शिक्षा के मामलों में आरक्षण SC ST को 15(5) के तहत। और ये आरक्षण सबसे पहले कब दिया गया?
ये भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट संविधान संशोधन, जिसके तहत अनुसूची 9 बनाई गई थी 1951 में। उसके तहत सबसे पहले SC/ST आरक्षण को जोड़ा गया। उस समय केवल 10 साल के लिए आरक्षण को रखा गया था, लेकिन आने वाली सरकारों ने समय के साथ इसको 10-10 साल बढ़ाते हुए अभी तक जारी कर रखा है। उसके बाद आर्टिकल 15(6) के तहत ओबीसी को 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत 2006 में 27% कोटा दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी एडमिशन लेने के लिए IIT या IIM ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी 27% आरक्षण OBC वर्ग को। लेकिन जो ये अभी हमने शिक्षा के क्षेत्र में 15(4), 15(5) और 15(6), 4 को छोड़ दें तो 15(5) और 15(6) के तहत कई पोस्टें ऐसी हैं जिन पे आरक्षण लागू नहीं होता। प्रेसिडेंट, गवर्नर, आर्मी के जो उच्च अधिकारी हैं उनमें भी आरक्षण लागू नहीं है। इसी प्रकार से UPSC और भारत के जो कैग हैं, नियंत्रक एवं महाअभिलेखा परीक्षक इत्यादि, इन मामलों में आरक्षण खत्म है। लेकिन अभी एक नया संविधान संशोधन 103वां हुआ 2019 में, जिसके तहत जनरल कैटेगरी के अंदर जो लोग गरीब हैं या आर्थिक आधार पर जो मजबूत नहीं हैं उनको EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ऐसा एक अलग कोटा बनाया गया जिसके अंदर उनको 10% सीटें इनके लिए आरक्षित की गई हैं, शिक्षा लेने के लिए भी, कहीं एडमिशन लेने के लिए और नौकरियों के अंदर भी। अभी नौकरी वाला पढ़ेंगे हम। देखिए ये बात समझने की है, 15 के अंदर शिक्षा से रिलेटेड है और 16 के अंदर हम जॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन विषय में समानता। यानी आपको गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है नौकरी से रिलेटेड तो उसमें आपको समान देखा जाएगा। तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन विषय में समानता है, यानी गवर्नमेंट कोई जॉब्स निकाल रही है तो उसके अंदर आप समान रूप से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला तो यही था, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी समान कोई भी कार्य गवर्नमेंट काम चल रहा हो तो उसमें आपको समान अवसर मिलेंगे उस काम को पाने के। दूसरा, स्टेट किसी को भी नौकरी पाने से रोक नहीं सकती। ये 16A और 16B या 16(2) 16वें के तीसरे भाग में बोलते हैं कि स्टेट चाहे तो, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो रेजिडेंट के आधार पर आरक्षण या आरक्षित कर सकती है सीटों को। जैसे कई स्टेट्स में 95% लोग उसी स्टेट के लगेंगे, 5% बाहरी स्टेट्स के लग सकते हैं। कई स्टेट ने ऐसे कानून
पास कर सकते हैं। कई स्टेट्स ने ऐसे कानून पास कर रखे हैं जिसके तहत 5% बाहरी लोग लगेंगे और बाकी उसी स्टेट के। सोलह ए के तहत आएगा 16(4) आर्टिकल 16 के भाग 4 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकती है। इसमें SC ST को जैसे सीटें रिजर्व की जाती हैं, OBC की या महिलाओं के लिए, वो सब इसके तहत आएंगे। आर्टिकल 16 के 4(1) प्रमोशन के अंदर भी आरक्षण लागू कर सकती है या नहीं कर सकती, सब स्टेट गवर्नमेंट पे है। आर्टिकल 16 का 5 बोलता है कि किसी धार्मिक संस्थान में भी, किसी धार्मिक संस्थान में भी अन्य धर्म का व्यक्ति काम कर सकता है। धार्मिक आधार पर जैसे मदरसे खोले जाते हैं या ईसाई धर्म के लिए कोई विद्यालय खोला जाता है या सिखों के लिए खालसा के नाम से काफ़ी धार्मिक संस्थान खोले जाते हैं, तो उनके अंदर दूसरे धर्म का व्यक्ति भी काम कर सकता है, ये आर्टिकल 16(5) के तहत। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? 16A के तहत इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर मिलेगा प्रत्येक सरकारी काम में। दूसरा 16(2) के तहत कोई भी स्टेट उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। तीसरे के तहत रेजिडेंस के आधार पर सरकार आरक्षित कर सकती है। चौथे के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। और पांचवें में हमने पढ़ा किसी भी धार्मिक संस्थान के अंदर किसी अन्य धर्म का व्यक्ति भी काम कर सकता है। यहाँ तक था अपना आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अंदर छुआछूत खत्म की गई है, छुआछूत का अंत। ये हमारे समाज में पहले थी, एक दूसरे को छूने से लोग अपमान महसूस करते थे या उच्च जाति वाले निम्न जाति वाले को छूने के बाद स्नान इत्यादि करते थे, वो चीज़ अब खत्म कर दी गई है आर्टिकल 17 के अनुसार। लेकिन किसी को किसी समाज से बाहर निकाल देना, गलत काम करने पर समाज से निकालना, ये सब छुआछूत के अंतर्गत नहीं आती। और दूसरा छुआछूत मुख्य रूप से SC ST वर्ग पर फोकस करता है, मतलब SC ST वर्ग के लोगों के साथ छुआछूत ना हो, इसीलिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 18, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। वंश के आधार पर, जैसे पहले हमारे भारत में राजा राज करते थे तो उनके आगे वंशज होते गए, तो उनको भी राजकुमार या राजघराने से ऐसे जो संज्ञा दी जाती थी वो खत्म कर दी गई हैं। अब केवल योग्यता व शिक्षा के आधार पर उपाधि दी जा सकती हैं। एग्जाम्पल है जैसे भारत रत्न सम्मान के योग्यता है तो भारत रत्न हासिल किया तो सम्मान के बाद भारत रत्न मिल सकता है, या खेल रत्न लगा सकते हैं आप सामने, या PhD करने के बाद डॉक्टर लगाते हैं ना सामने, नाम के सामने। ये शिक्षा के आधार पे है, ये शिक्षा के आधार पर, और ये दोनों योग्यता के आधार पर। इस प्रकार की उपाधियों को छोड़ के अन्य सभी प्रकार की उपाधियाँ समाप्त कर दी गई हैं। तीसरा, किसी अन्य देश से कोई उपाधि मिले तो वो भारत में मान्य नहीं होगी जब तक राष्ट्रपति अनुमति ना दे। लेकिन किसी के सम्मान के लिए राष्ट्रपति जैसे अनुमति दे देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोला जाता था, तो एक उपाधि है, तो इस प्रकार की उपाधियाँ दे सकते हैं। अन्य सभी प्रकार की उपाधियाँ खत्म कर दी गई हैं।